नमस्कार बहनों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चौथा जलवायु, जिसके अंदर हमने जलवायु के बारे में पढ़ा, मौसम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानसून। देखिए, किसी भी तरह के जितने भी मानसून है, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में कहीं भी हो, हम सब ने पढ़ा था। ये पृथ्वी है जो कि ग्लोब है हमारे पास, और हम सब ने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती है। ये जिस कील पर हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए जिस पर घूमती है उसको अक्षांश कहते हैं। और पृथ्वी की गति से ये हमारी पृथ्वी है। और आप सभी देखेंगे हमारे पास यह एक भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। ये देखिए लिखा हुआ है भूमध्य रेखा है। जब भी पृथ्वी घूमती है तो देखिए किसी न किसी प्रकार से ये जो जल धाराएं होती है इसके आसपास, इसी की वजह से ये जो पृथ्वी की पैरेलल है, यहाँ पर दो तरह की धाराएं बहती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। इसी हम कह सकते हैं, वैसे तो सभी जो है इफेक्ट डालते हैं सभी तत्व, लेकिन पृथ्वी के घूमने से इसके विपरीत जल धाराएं होती है। आपने कभी बाल्टी में पानी घुमा कर देखा है? आप अगर इस तरह से उंगली घुमा रहे होंगे तो उसकी धाराएं विपरीत होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर पृथ्वी पर है। जैसे पृथ्वी घूमती है उसके विपरीत दो जलधाराएं घूमती है। एक ठंडी जलधारा बहती है और एक गर्म जलधारा बहती है। इसी से हमारा आने वाला मानसून सामान्यतः भारत में जो आने वाला मानसून है, प्रशांत महासागर के पास देखिए अपन पढ़ते हैं पेरू, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ठंडी और गर्म जलधारा के प्रभाव से जो भी मानसून है वो तय होता है। आइए अपन पढ़ेंगे कि भारत में मानसून, यह हम कह सकते हैं कैसे आता है और कैसे प्रभावित करता है। यह हमारी भूमध्य विषुवत रेखा है। इसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको पता होगा ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये नॉर्थ और ये साउथ है। आप सभी देखेंगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं विषुवत रेखा 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। और ये जो बीच की रेखा होती है, आप सभी को पता है यहाँ सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए ये भाग कैसा होता है? गर्म। जो भूमध्य रेखा के आसपास का जितना भाग होता है वह कैसा होता है? गर्म। आइए पढ़ते हैं। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों पर बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। जितने भी लोग आए, देखिए आपने जो है देखा होगा नाविकों को या पुराने नावों को, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अगर आपकी ये नाव है मान लीजिए, तो इसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसे कपड़ा लगा होता था, ठीक है ना। उस कपड़े की यानी पहले जब नाविक आते थे तो वे देख लेते थे कि हवा किस दिशा में है, वे अपनी नाव उसके अनुसार उतारते थे, ताकि हवा के प्रेशर से, ये जो उन्होंने बड़ा सा कपड़ा लगा रखा है ना, इसके प्रेशर से वो नाव आगे बढ़ती रहती थी। तो देखिए नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने यानी उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। यानी कि मान लीजिए कि इस महीने में या इन महीनों में दिशा यहाँ से पवन इस दिशा से इस दिशा में बहती है, तो वे उस अकॉर्डिंग अपना जो है प्लान करते थे कि हमें इस दिशा में जाना है, तो कब जाना है, जब पवनों की गति इस साइड से होगी तो हम जाएंगे। ये कह रहा है चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते थे, मैंने आपको बताया वे पहले ही तय कर लेते थे कि इन महीनों में या इस मौसम में जो है हवा किस दिशा में चलती है, वे उसी के अनुसार अपना प्लान बनाते थे। ये कह रहा अरबवासी जो कि व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र की इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। जो पवनें आती है, यानी आपने देखा होगा बारिश से पहले तेज हवा तूफान सब आते हैं ना, ये सारी चीज़ें। देखिए मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण, हम सभी ने देखा। ये हमारे पास भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर और इसके नीचे जाएंगे तो दक्षिण। आपने 6-7 क्लास में भी दे रखा है 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये आपके उत्तर की तरफ है और ये आपके दक्षिण की तरफ है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो हमने देखा था, हम देख भी लेते हैं। ये देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में आ गए हम लोग। इसके नीचे, इस रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के नीचे, और ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री
दक्षिण के बीच रहता है। मैंने आपको बताया जो पट्टी होती है जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। देखो कौन कौन से। ये कह रहा है स्थल तथा जल से गर्म एवं ठंडे होने का विभेदीकरण प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब। आप सभी को बताना जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ निम्न दाब होता है। ये विपरीत संबंध रखता है, तापमान अधिक तो दाब कम, ठीक है, तापमान कम तो दाब अधिक। तो देखिए भारत के स्थल भाग का निम्न दाब क्यों रहता है, क्योंकि हमें पता है भारत ने सामान्यतः कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़ दो तापमान कैसा रहता है, तापमान उच्च रहता है। जैसे राजस्थान में अत्यधिक उच्च रहता है तो वहाँ पर निम्न दाब कैसा होगा, निम्न दाब होगा। और समुद्र हमने पीछे वाले एक पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि जो हवाएं हैं वे समुद्र तल से स्थल तल की ओर बहती है। इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करती है। तो देखिए समुद्र तल से कहाँ जा रही है, स्थल की ओर, यानी समुद्र तल के भाग पर आपका दाब अत्यधिक है और स्थल पर कैसा है, निम्न। यही कह रहा है भारत के स्थल भाग का जो दाब होता है वो कैसा होता है, निम्न, और उसके आसपास जो समुद्र है वहाँ का दाब कैसा होता है, उच्च दाब होता है। इसीलिए आपने देखा होगा लहरें भी समुद्र से किनारे की ओर टकराती है, ये सबसे बड़ा कारण है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में स्थिति गंगा के मैदान को और खिसक जाती है, यानी कि गर्मियों के क्षेत्र में और अत्यधिक गर्मी हो जाती है गर्मियों के दिनों में। यह विषुवतीय व्रत है जो कि प्राय विषुवत व्रत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु के मानसून व्रत के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है मानसून व्रत के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। आप सभी को पता होगा हिंद महासागर हमारे जस्ट नीचे है, ये देखिए ये भारत है, आप सभी को दिख रहा होगा, और ये रहा हमारे पास हिंद महासागर। तो यहाँ पर अगर उच्च दाब या निम्न दाब होगा तो सीधा किस पर इफेक्ट पड़ेगा, भारत के मॉनसून पर। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, हिंद महासागर मेडागास्कर के पूर्व 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र है। ये कह रहा है इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। क्यों करती है, अभी हमने देख लिया था, क्योंकि जस्ट हमारे नीचे क्या है, हिंद महासागर हमारे यानी कि भारत के। देखिए ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाकार वायु धाराओं एवं उच्च दाब का क्या हो जाता है, निर्माण। जहाँ उच्च दाब का निर्माण होगा तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से कहाँ चलेगी, निम्न दाब की ओर। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय और उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। देखिए जेट धाराएं क्या होती है, अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वे विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत ग्रत एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर देखिए जहाँ तापमान कम होगा उत्तरी क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्व में, यानी कि जो आपके पास कश्मीर हमारा पूर्व में उत्तर में आ जाता है, पूर्वी और उत्तर क्षेत्र, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी पहाड़ी इलाका उत्तराखंड है, नेपाल है, ये सब हमारे यहाँ पर आता है। वहाँ ठंड रहती है, यानी कि तापमान कम है तो दाब कैसा है, उच्च दाब है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत के से लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर और दक्षिण की ओर क्या होता है, खिसकते जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्षांश पर घूमती है, इसीलिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा तो हवाएं जहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी वे मानसून को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग, जो हमने अभी पेरू देखा था, पेरू, ठीक है, वह प्रशांत महासागर के पास है। ये कह रहा प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। यानी कि ये देखिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये देखिए ग्लोब, ये हमारे पास हिंद महासागर है,
और ये देखिए, ये हमारे पास प्रशांत महासागर है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर यहाँ पर उच्च दाब होगा तो हिंद महासागर में निम्न दाब होगा, अगर यहाँ पर निम्न दाब होगा तो वहाँ पर उच्च दाब, यानी कि यहाँ से इफेक्ट करती है। तभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पेरू की जो ठंडी और गर्म जलधाराएं होगी, इससे भी हमारा मानसून क्या होगा, प्रभावित होगा। देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होगा भाई, निम्न दाब होगा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। ये कह रहा है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में यह नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है, यानी जो भी चेंजेस होंगे इसी के लिए। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में 12 डिग्री 30 दक्षिण तथा 131 डिग्री पूर्व तथा ताहित प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण और 149 पश्चिम के दाब के अंतर को की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो भी उच्च दाब और निम्न दाब में जो अंतर आएगा, उसी के अनुसार हम मानसून का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर दाब यानी उच्च दाब और निम्न दाब, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होता है कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून है। अल नीनो जो कि गर्म धारा है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी धारा गर्म धारा या गर्म धारा का नाम बताइए, तो उसका नाम अल नीनो है। देखिए अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री धारा है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के पैरेलल, जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है, इसके पैरेलल दो धाराएं बहती है, ठंडी और गर्म धाराएं बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए अल नीनो क्या है, तो पृथ्वी के पैरेलल बहने वाली कैसी धारा है भाई, गर्म धारा है, जो कि हमारे मानसून में प्रभाव डालती है। आगे देखिए समुद्री यानी कि अल नीनो हमने पढ़ा। अल नीनो क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा। पेरू देखिए ये एक ठंडी जलधारा है, जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर क्या कहती है, बहती है, यानी ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है एक तरह से। ये कह रहा है दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है। बिल्कुल अल नीनो आकर ही ठंडी धारा में मिलती है। आपने भी अपने घर में बाल्टी में ठंडे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओ या ठंडे पानी में गर्म पानी, तो देखिए भाप उठती है, वहाँ का तापमान टेम्परेचर अलग हो जाता है। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनती है। ये कह रहा अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध क्या कहलाता है भाई, अल नीनो। और इस घटना को आपसे पूछा जा सकता है, इस घटना को यानी कि अल नीनो का ठंडी धारा में मिलना या गर्म धारा और ठंडी धारा के मिलने के घटना को क्या कहते हैं, तो इसीलिए इस परिघटना को एस्को यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। देखिए क्या है अल नीनो, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी, देखो हमेशा नहीं, हमने कहा ये दोनों धाराएं पैरेलल बहती है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश क्या होती है, जो ये गर्म जलधारा है ये जाकर क्या मिल जाती है, ठंडी जलधारा में। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास को क्या कहते हैं, अल नीनो का नाम दिया जाता है। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा कब होती है, क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, तभी तो देखो भी बर्फ और ये सब गिरेगी बहुत अत्यधिक एवं बहना शुरू करती है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह में तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, क्योंकि अल नीनो कैसी धारा है, गर्म जल धारा है, वो जाकर मिलेगी तो नेचुरल तापमान को बढ़ाएगी। आपने भी ठंडे पानी में गर्म पानी डाला होगा, कैसा हो जाता है, ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। वही स्थितियाँ, और आपने देखा होगा अभी सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते होंगे, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाते तो वहाँ से धुआं उठता है, टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ा देती है, तापमान को बढ़ा देगी, तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों की शीतलता यानी कि व्यापारिक पवनें धीमी पड़ जाती है, कर देती है। यही सारे कारण होते हैं मानसून के, जो मैंने पढ़ाया। बहनों पढ़ने की कोशिश करना और उसको समझने की भी कोशिश करना। धन्यवाद।